जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बच्चों आपको मेरी? Yes, ma'am. Okay, so today we are basically going to discuss our 17th lecture, which is about uh, endoscopic procedures. अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो स्टडी किया था। मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बताया था अबाउट द एंडोस्कोप। ठीक है कि एंडोस्कोप क्या होती है, इसका क्या हमारे पास बेसिक जो है वो पर्पस है। ठीक है जी, आप क्यों एंडोस्कोपी हम कर रहे होते हैं, और देन जो है वो हमने इसके इक्विपमेंट से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है बच्चों के, बेसिक एंडोस्कोपी जो हम यूज कर रहे होते हैं, उसके इक्विपमेंट में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए। ठीक है, एंड देन फिर मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जब आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो उस एंडोस्कोपी की जो इक्विपमेंट है उसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। एंड फिर हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट की प्रेपरेशन एंडोस्कोपी के लिए जो है वो किस तरह आप करते हैं। ठीक है, इनके कुछ प्रोसीजर्स थे, उसमें 3 एथिक प्रोसीजर्स थे जो कि हमने जो है वो डिस्कस किए थे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट अब आज जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली द टॉपिक दैट इज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। ठीक है, लास्ट सेक्टर में भी मैंने आपको एंडोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स बताई थी। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा अगर कि मैंने बताया था कि जिस एरिया में हम जिस एरिया की एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं उस बेस पे एंडोस्कोपी को हम जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉलोन की हो रही है तो कोलोनोस्कोपी हो गया, अगर आप स्टमक की कर रहे हैं तो गैस्ट्रोस्कोपी हो गया है। ठीक है, अगर आप यूट्रस की कर रहे हैं तो हिस्टेरोस्कोपी हो गया है। इस तरह से डिफरेंट जो है वो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। सो हम आज उसमें से कुछ कॉमन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो यूज करते हो रहे हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपके इस लेवल पे इतने ज्यादा हम हर प्रोसीजर के डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ प्रोसीजर्स जो है वो यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस ईजीडी, दैट इज बेसिकली एसोफेगो गैस्ट्रोजुडिनोस्कोपी। ठीक है, अब बच्चों इसका नाम ही शो कर रहा है इसोफिगो, यानी कि इसोफेगस को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो यानी कि स्टमक को स्टडी करोगे। ठीक है, डिडिनोस्कोपी और डिडिनम यानी कि जो आइलियम डिडिनम डिडिनम जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उसको आप स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसोफिगस से स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो अब आप देखेंगे कितना ज्यादा आपने एरिया तीनों पार्ट्स जो है वो ईजीडी के थ्रू जो है वो कवर कर। सो देन वी विल डिस्कस कि क्या ऐसी कॉमन इंडिकेशंस है जिसमें आप ईजीडी पेशेंट को करवा सकते हैं, क्या ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं जिसमें हमें ईजीडी प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्या इसकी रिस्क है या इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है ईजीडी की भी, और ओवरऑल एंडोस्कोपी जितने भी हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। Okay, so EGD basically is a procedure during which a small flexible endoscope is introduced through the mouth, or with a smaller caliber endoscope through the nose and advanced through the pharynx, esophagus, stomach and duodenum. अच्छा बच्चों, अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्कोपी की हमारे पास कितनी जो बेसिक टाइप्स होती है वो होती है हमारे पास। अगर हम इक्विपमेंट वाइज देखें, ट्यूब वाइज देखें, तो 2 तरह की होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल और एक होती है हमारे पास रिजिड। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि यूजुअली हमने जब एंडोस्कोपी को बॉडी में डालना होता है तो या तो हम बॉडी की नेचुरल ओपनिंग्स से डालते हैं। ठीक है, यानी कि माउथ से डाल सकते हैं, नोज से डाल सकते हैं, रेक्टम से डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे से इंसिजन लगाते हैं और उससे जो है वो एंडोस्कोपी को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बॉडी की नेचुरल ओपनिंग से एंडोस्कोप को बॉडी के अंदर डालना है, ठीक है, तो फिर आप फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसिजन कट लगा के तो फिर एंडोस्कोपी जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम रिजिड एंडोस्कोपी जो है वो यूज करेंगे। सो ईजीडी में जो कि हम माउथ के या नोज के थ्रू एंडोस्कोपी जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम जो है वो स्मॉल फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जो है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो उसमें फिर हम जब माउथ या नोज से इंसर्ट करते हैं तो आपका फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम तक आपको सारा एरिया जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा इजीली एक फिर जो है वो मॉनिटर के ऊपर नजर आ जाता है। एंटीरोस्कोप, a longer endoscope can be introduced beyond the ligament of treats into the jejunum. jejunum के साथ ये एक मेजर लिगामेंट अटैच होता है treats। ठीक है, तो आप
अगर ईजीडी आप नहीं यूज करें हैं तो एक एंटीरोस्कोप जो कि एक नॉर्मल एंडोस्कोप से लेंथ उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन से बियॉन्ड भी जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ये इंटेरोस्कोप के से जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली जो हमने पर्पस पढ़ा था और जो फाइंडिंग्स हमने पढ़ी थी लास्ट सेक्शन में, सारी फाइंडिंग्स जो है वो एंडोस्कोपी की वही होंगी, ठीक है, कि वो जाके आपको अंदर का पूरा होलो स्ट्रक्चर दिखाएगी, आपको म्यूकोजल लाइनिंग दिखाएगी, वहां पे कोई वेसल डैमेज है तो वो दिखाएगी, कोई अल्सर है तो वो दिखाएगी, कोई पॉलिप है तो वो दिखाएगी, ठीक है। सो बेसिकली पर्पस जो है वो इसका सेम है। AGD is used for both diagnostic procedures and therapeutic procedures. Most modern endoscopes now use a video chip charged coupled devices (CCD) for better imaging, as opposed to the older endoscopes in which fiber optics are used for image transmission. अच्छा जी, अभी हम नीचे देख लेते हैं फिगर के अंदर। अच्छा बच्चों, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया था कि एंडोस्कोपी को हम बोथ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपने कोई भी बॉडी के अंदर कहीं ट्यूमर है या अल्सर है उसको डायग्नोज करना है तो भी हम एंडोस्कोपी पेशेंट की करवा सकते हैं, और अगर हमने उस ट्यूमर को वहां से रिमूव करना है तो भी हम एंडोस्कोपी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट भी हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको एक इसका कट सेक्शन दिखाया था, एंडोस्कोपी ट्यूब का डिस्टल एंड दिखाया था, ठीक है, जो बेसिकली हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो उस डिस्टल एंड के अंदर बच्चों एक मैंने आपको दिखाया था कि लेंस भी होता है, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स उस ट्यूब के अंदर अटैच होते हैं जो कि आपको उसका वीडियो इमेज जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो अब जो कि टेक्नोलॉजीज हमारी इम्प्रूव हो चुकी हुई है, तो जो अब हमारे पास लेटेस्ट एंडोस्कोपिक ट्यूब्स हैं उसके अंदर हमारे पास चार्ज कपल डिवाइसेस, जिसको सीसीटी हम कहते हैं, ये एक चिप होती है जो कि लगी होती है, और ये आपको जो है वो वीडियो चिप आपको वीडियो जो है वो पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन की जो है वो शो करेगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं होते, फाइबर ऑप्टिक्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय द चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। इस तरह का बच्चे देखें, ये आपको व्यू जो है वो नजर आता है, ठीक है। अब आप देखेंगे बिल्कुल उसने एक हॉलो स्ट्रक्चर जो था उसका आपको एक कंप्लीट व्यू जो है दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्यूमर हो, पेशेंट का कोई अल्सर हो, कोई वेसल डैमेज हुई हो, कोई ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो आपको बड़े इजीली जो है वो क्या होगी इसके ऊपर नजर आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स करता रहता है। वो पेशेंट जिनको स्टमक अल्सर्स होते हैं, ठीक है, उनका ये सारा जो है वो एरिया यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हुआ होता है और इसमें अंदर सारा जो है वो अल्सर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो आपको इस तरह इन डिटेल इस तरह से ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ तो ये बच्चों अभी स्टैटिक स्ट्रक्चर है। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो जिससे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये जो हमारी बॉडी के अंदर सारा फ्लूइड भी मूव कर रहा है। जैसे ये स्फिंक्टर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो वो आपको प्रॉपर अंदर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे स्ट्रक्चर्स की जो एक्टिविटी है वो आपको सारी इसके अंदर एंडोस्कोपी के अंदर नजर आ रही होगी। ओके, ये भी एक बेसिकली आपके पास हमारे पास डिडिनम का एक जो है वो एंडोस्कोपी का उन्होंने आपको एक क्लिक व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ पे कोई स्टोन्स होते, कोई भी अल्सर होता, कोई पॉलिप बना हुआ था, तो आपको बड़ा इजीली ये स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ जाता। ओके, अच्छा बच्चों, ये एक वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा जी बच्चों, अब इसमें हमने एसोफेगस था, स्टमक था, और हमारा क्या था, डिडिनम था, ठीक है। ये ईजीडी की बेसिकली मैं आपको दिखा रही हूँ, एसोफेगो गैस्ट्रो डिडिनोस्कोपी। ओके जी, एसोफेगो इज फॉर एसोफेगस, गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक, एंड डिडिनो इज फॉर द duodenum। अच्छा, ये अब आपके पास अगेन जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ठीक है। ओके, सी यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं कि अपर जीआईटी ट्रैक हमें लेना हो तो इसके लिए हम लेंगे, इसकी क्या इंडिकेशंस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप बेसिकली ये देख लें कि ये परफॉर्म कैसे होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट आप लोग नोट करें कि ईजीडी जो है वो अपर जो जीआईटी ट्रैक है उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। अब आप देखिए ये हमने ऊपर से डाला हुआ था इसोफेगस से, स्टमक में आया, स्टमक से आते आते अब आपके इंटेस्टाइन तक चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी जो था पड़ा हुआ, ये देखिए अब हमने यहाँ से इसको, फॉर एग्जांपल ये हमने बायोप्सी के लिए लेना था, तो हमने बायोप्सी के लिए वहां से टिश्यू लिया और ये वापस आ गए। ठीक है, अब आप देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक गई है, इसको हमने आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है वो ये नहीं गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो हम ईजीडी जो है वो पेशेंट की परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो है वो आपका इसमें इतना ज्यादा क्या रोल है बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, अगर हम देखें तो बच्चों जब भी मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेशेंट को, कोई चेस्ट का कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, ठीक है, या कोई भी मसल स्पैज्म है या वट एवर कंडीशन जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ने करनी है या फिजियोथेरेपी की टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर उसमें आपको वहां पे ऑन कॉल बुलाया जाता है। तो अगर आपको ये कोई जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो कि नॉर्मल जनरल सर्जरी में हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उनको आइडिया नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा कि पेशेंट की पोजीशनिंग किस तरह करनी है, उसका इंसिजन कहाँ लगा हुआ है, या पेशेंट जो है वो किस प्रोसीजर से जो है वो गुजरा है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो बेसिक प्रोसीजर्स या बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी भी पढ़ने का आपका बेसिकली यही पर्पस है, बिकॉज आपने एंडोस्कोपी नहीं करनी और आपका एंडोस्कोपी के साथ इतना कोई जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा पेशेंट का। ठीक है, लेकिन आपका ये होगा कि आपको पोस्ट ऑपरेटिवली ये सारे पेशेंट्स मिल सकते हैं और उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि आप जिसको आपने ट्रीट करना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कॉमन प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। Next, हमारे पास colonoscopy, that is similarly endoscope equipment can be passed into the large intestine colon through the rectum to examine this area of the intestine. This procedure is called sigmoidoscopy or colonoscopy depending on how far up the colon is examined. ठीक है जी, अगर आपने रेक्टम से एंडोस्कोप को इंसर्ट किया है और हम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज बेसिकली द कोलोन, ठीक है, उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कोलोनोस्कोपी, और इसको हम सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ कोलोन एरिया को ही देख रहे हैं तो सिग्मोइडोस्कोपी है, अगर आप किसी और एरिया को साथ लार्ज इंटेस्टाइन के इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसका नाम खाली सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बच्चों डिस्कस किया था कि जिस एरिया को आप जो है विजुलाइज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोप, उसी की बेस पे हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर का नाम दे देते हैं। A special form of endoscopy called endoscopic retrograde cholangio pancreatography और ERCP। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका मुश्किल नाम है बच्चों, ये बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। ठीक है, आजकल लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में इसमें होता क्या है कि आप पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और उसके साथ कोई बाइल डक्ट है या कोई और रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो उसको हम इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पेंक्रियाज के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर अगर कोई जो है वो ट्यूमर है, कोई वहां पे स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई पॉलिप पड़ा हुआ है, कोई अनइक्वल ग्रोथ हुई हुई है, तो उसकी आप डिटेल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप ERCP के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। It is used also for stunt placement and biopsies। ठीक है, अभी हम ये बात तो डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोस्कोपी को हम बायोप्सी के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने पीछे वीडियो में दिखाया कि किस तरह से वहां से हमने टिश्यू का पार्ट लिया था। ठीक है, अब स्टंट प्लेसमेंट थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मैंने आपको इंट्रोडक्टिव लेक्चर पढ़ाया था तो उससे मैंने आपको एक बैलून स्टंटिंग पढ़ाई थी। ठीक है ना, और उससे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ट्यूब पास करते हैं और ट्यूब के साथ एक बैलून लगा हुआ होता है, वो जाके इंफ्लेट करता है और यहाँ उसके साथ एक स्टंट लगा होता है, फिर वो स्टंट आप उस जगह पे डाल देते हैं और वापस ट्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ERCP या एंडोस्कोपी में डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू अगर आपने किसी भी एरिया में कोई स्टंट प्लेस करना है, ठीक है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो है वो पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो अल्सर था और उस अल्सर की वजह से उसको वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है हैवी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि उस हैवी ब्लीडिंग को हम जो है वो क्या करेंगे कि वहां पे हम स्टंट लगा देते हैं या कोई सुचर लगा देते हैं ताकि वो ब्लीड वहां से खत्म हो जाए। ठीक है ना, जो भी आर्टरी वहां पे रप्चर हो गई है या उसके अंदर अल्सर की वजह से वहां ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि एंडोस्कोपी के थ्रू हम स्टंट जो है वो बॉडी में डालेंगे या सुचर डालेंगे और उसको वहां पे हम क्लिप अप कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि कितने आसानी से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ने एक मेजर पेशेंट का प्रॉब्लम जो है वो
रिसॉल्व कर रही है, रादर देन कि हम एक मेजर सर्जरी करते और वहां पे स्टंट या फिर क्लिप जो है उसको प्लेस करते। अब नेक्स्ट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और EUS combines upper endoscopy and ultrasound examination to obtain images and information about various parts of the digestive tract. अब बेटा यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, EUS। आप लोगों ने जब हमने लास्ट अल्ट्रासाउंड वाला लेक्चर पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था, हमने बोला था कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी हुई थी, ठीक है ना, जिसमें हम बायोप्सी कर रहे थे और साथ अल्ट्रासाउंड भी हम पेशेंट का कर रहे थे और अल्ट्रासाउंड हमें इमेज दिखा रहा था, ठीक है। इसी तरह से ही हमारे पास अब एंडोस्कोपी में भी अल्ट्रासाउंड को हम असिस्टेंस के तौर पे या गाइडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एंडोस्कोपिक गाइडेड अल्ट्रासाउंड में कि आप एंडोस्कोप के साथ जो प्रोब लगा होता है वो बेसिकली क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर होता है। अगर बच्चों आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हमारे पास जो एंडोस्कोपी के आगे ट्रांसड्यूसर लगा होता है, अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा होता है, उसको हम बॉडी में जब इंसर्ट करते हैं तो वहां पे आपको एक अल्ट्रासाउंड का इमेज जो है वो नजर आता है, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो से दिखाती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, चलिए बच्चों ये आपके पास आ गया एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अच्छा अब आप यहाँ पे बच्चों जरा नोट करें, ठीक है, ये देखें ये एंडोस्कोपी ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम डे 1 से पढ़ रहे हैं। और ये जो आगे हमारे पास साथ अटैचमेंट है दैट इज बेसिकली द अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर या अल्ट्रासाउंड का प्रोब है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं, जिसमें एंडोस्कोपी है और साथ अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर या अल्ट्रासाउंड का प्रोब हम यूज कर रहे हैं। ओके अब आपने इसको पेशेंट में हमने इंसर्ट किया, अब आप देखें ये एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोब अंदर गया, वहां से अल्ट्रासोनिक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का प्रोब था तो अल्ट्रासोनिक रेज प्रोड्यूस हुई अंदर जाके, और देखिए आपको इस तरह का एक अल्ट्रासाउंड वाला इमेज जो है वो नजर आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसकी एक्चुअली डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं, डिपेंड करता है कि हम जो है वो क्या कौन किस टाइप की एंडोस्कोपी यूज कर रहे हैं या हमें अल्ट्रासाउंड जो गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंडोस्कोपी है उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। अब अगेन आप देखें अच्छा इसके अंदर भी साथ देखें, जैसे आपको ये साइड पे नजर आ रही है कि कोई भी हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर जो है वो साथ अगर हमने लेना है, ठीक है, अगर हमने कोई अंदर से टिश्यू का पार्ट लेना है, कोई म्यूकोजा का पार्ट लेना है, ठीक है, या हमने कोई जो है वो वहाँ पे स्टंट प्लेसमेंट वगैरह करनी है तो इसके अंदर चैनल्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक चैनल हमने लिया, यहाँ से हमने कोई भी जो टिश्यू का पार्ट लेना था, ठीक है, या अगर हमने कोई स्टंट प्लेस करना था, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं इसके भी थ्रू। अभी मैंने आपको बताया था ना स्टंट वाला, या कोई क्लिप लगाना है, जैसे ये यहाँ पे आई थिंक कोई क्लिपिंग जो है वो करेंगे, ये देखिए ओके स्टंट प्लेस किया, ठीक है। ओके ये देखिए कैसे उन्होंने एंडोस्कोपी के थ्रू इजीली देखा यहाँ पे कोई मसला है, कोई ब्लीडिंग है या जो भी है, और वहां पे हमने स्टंट पास लगाया पेशेंट को और इजीली जो है वो फिर हमने उसको जो है वो एंडोस्कोपी ट्यूब को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो बच्चों आप जो है वो अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड एंडोस्कोपी या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है वो पेशेंट का हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगेन थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पज के, ओके। अच्छा जी नेक्स्ट अब कोलोनोस्कोपी की भी मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। एक्चुअली आप लोगों का बच्चों हॉस्पिटल एक्सपोजर जरा इस सेंस में कम होता है, और आई थिंक कि अगर आप हॉस्पिटल जाएं भी तो शायद आपको इसके लिए अलाउ ना किया जाए। सो ये वाले प्रोसीजर्स मैंने इसलिए आपको डाले हुए ताकि आपको एटलीस्ट एक दफा आइडिया हो जाए। जब कोलोनोस्कोपी अगेन जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने रेक्टम से एंडोस्कोपी ट्यूब डालनी है, ठीक है, और हमने पूरे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज बेसिकली कोलोन, उसको हम स्टडी करेंगे। अल्सर्स इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग है, पॉलिप्स है, ट्यूमर्स हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये हमने डिजिटल एंड ऑलरेडी देख लिया था कि इसमें लाइट भी थी, लेंस भी था, इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए भी पार्ट था इसके अंदर, ठीक है जी। अब आपने कहाँ से डाला इसको, रेक्टम से डाला, रेक्टम से ये गया और उसने जाके आपको प्रॉपर उसका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो दिखा दिया।
देखिए ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे कि वाटर नोजल होती है, इंस्ट्रूमेंट के लिए चैनल होता है। देखिए बड़ा अच्छा ये इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट के लिए चैनल पढ़ा था। ठीक है ना, आपको याद होगा। तो अब देखिए यहाँ से हमने ऊपर से इंस्ट्रूमेंट डाला और इस चैनल के थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है, अब हमने इससे कोई कटिंग करनी है, वहां पे कोई भी हमने वहां पे प्रोसीजर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये करी, यहाँ से हमने इसको रिमूव करना है, कर सकते हैं। ये देखिए वाटर चैनल, बड़े इजीली इसको हम उसको वॉश कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हमने इसको वॉश करना था तो फिर आपको अगर इसका इमेज लेना है तो आप इसका इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कोई और इंस्ट्रूमेंट करना था, हमने कोई और इंस्ट्रूमेंट डाला और ये इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स को रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप हमने डाली जी, इसको डालेंगे और वो मूव कर देगा और वो फिर आपको पूरा जो है वो इस तरह से पोजीशन फिर करके आपको दिखा देगा। ठीक है बच्चों, सो ये बेसिक हमारा एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी था। ओके, नेक्स्ट इंडिकेशंस क्या है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ईजीडी के लिए या आप ओवरऑल इसको ईजीडी के साथ साथ ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपके पास एंडोस्कोपी है उसके लिए हमारे पास क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, diagnostic evaluation for signs and symptoms suggestive of upper GIT disease, dyspepsia, non-cardiac chest pain। ठीक है, आपको पता है बच्चों, जो जिन पेशेंट्स में अल्सर्स होते हैं या स्टमक का या अपर जीआईटी की कोई डिजीज होती है, उनमें जो हार्ट की या कार्डियक पैटर्न की जो पेन होती है चेस्ट की, वो भी आ रही होती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को हमने रूल आउट कर लिया है कि उसको चेस्ट जो पेन आ रही है दैट इज बेसिकली नॉन कार्डियक, उसमें उसको कार्डियक कोई इशू नहीं है, उसका हार्ट नॉर्मल है, तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो मजीद रूल आउट करना पड़ता है कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को जीआईटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम जीआईटी के सिम्टम्स को रूल आउट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आप फिर जो है वो रेडियोलॉजी से हेल्प लेते हैं। ठीक है, और रेडियोलॉजी में हम फिर पेशेंट की एंडोस्कोपी कराते हैं। इसके अलावा डिस्पेप्सिया यानी कि पेशेंट को इंडाइजेशन हो रही है, तो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्यों इंडाइजेशन हो रही है, किस पार्ट में जो है वो जीआईटी ट्रैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं या ईजीडी करा सकते हैं। सर्विलेंस फॉर अपर जीआई कैंसर, ठीक है, अपर जीआईटी ट्रैक में कोई कैंसर आ गया तब आप कर सकते हैं। बायोप्सी फॉर नोन और सजेस्टेड अपर जीआई डिजीज सिंड्रोम, न्यूप्लाज्म एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, आपने किसी भी अपर जीआईटी ट्रैक में कोई भी सिंड्रोम है, न्यूप्लाज्म है, इन्फेक्शन है, उसे देखना है तो आप ईजीडी कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपर जीआई हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि इसमें हम एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम तक जा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन वहां तक नहीं जा रहे, लोअर जीआईटी ट्रैक में नहीं जा रहे, इसलिए ईजीडी को हम अपर जीआई के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, अगर हम एंडोस्कोपी की भी इंडिकेशंस देखें तो उसमें भी यही सब कुछ आता है कि कैंसर है, जो है वो ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, ये सारे कॉमन इंडिकेशन है। ठीक है, तो इवेलुएट द रीजंस फॉर स्टमक पेन। ठीक है, पेशेंट को स्टमक पेन आता है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या रीजन है कि स्टमक पेन आ रहा है। अल्सर हो गया है वहाँ पे गैस्ट्रिक में, जो पेशेंट का स्टमक है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को स्वॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तब आप देख सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई बहुत ज्यादा हमें लग रहा है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, क्या रीजन है कि ब्लड आ रहा है। ठीक है, चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स, क्रोनिक कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ठीक है, पेशेंट की बॉवल हैबिट्स डिस्टर्ब हुई हुई है, वो कहेंगे कि जी कभी मुझे बहुत ज्यादा डायरिया होता है, कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और ये जो है वो इस तरह होता रहता है, जिसको हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिससे पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी डायरिया होता है। सो ये बच्चों कॉमन आपके पास इंडिकेशंस हैं जिसमें पेशेंट की ईजीडी हो रही होती है। पॉलिप्स, ग्रोथ इन द कोलोन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई अनइक्वल ग्रोथ है, कोई बिनाइन या मेलिग्नेंट टिश्यू डेवलप कर चुका है। इन एडिशन एंडोस्कोप में बी यूज्ड टू टेक बायोप्सी रिमूवल ऑफ टिश्यू टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा है वीडियो के अंदर कि किस तरह से एंडोस्कोपी से हम बायोप्सी के लिए टिश्यू को वहां से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब थेराप्यूटिकली अगर हम इसको देखें तो आप इसको क्यों यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोपी में ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम। For example, endoscope might not only detect active bleeding from ulcer, but devices can be passed through the endoscope that can stop the bleeding, and the colon polyps can be removed through the scope to prevent the development of colon cancer. अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से इसने बायोप्सी के लिए टिश्यू लिया था। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जी थेराप्यूटिकली जो कि हम एंडोस्कोप को यूज कर रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हमने स्टंट वहां पे प्लेस कर दिया।
ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल पेशेंट के स्टमक में कहीं पे जो है वो कैंसर टिश्यू डेवलप हुआ था या अल्सर हुआ था, और उस अल्सर की वजह से उसने किसी वेसल को जो है वो डैमेज कर दिया है, और वहां पे अब ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो अब आपने एंडोस्कोपी की, तो आपको एंडोस्कोपी से पता चल गया कि यहाँ तो ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होगा। तो बजाय इसके कि आप पेशेंट को जो है वो इंसीजर लगाएं और एक मेजर सर्जरी करें, आप बड़े आसानी से एंडोस्कोप से वहां पे स्टंट प्लेस कर सकते हैं या सुचर लगा सकते हैं, और आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि एंडोस्कोपी को हम एज इमरजेंसी प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूजिंग ERCP, gallstones that have passed outside the gallbladder into the bile duct can be removed, ठीक है। तो इसी तरह से जो ERCP है, जैसे मैंने आपको बताया, हम पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को जो है वो एंडोस्कोपिकली देख रहे होते हैं। तो उसमें आप जितने भी पेंक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, या इवन बाइल डक्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन है, तो आप इजीली जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब कुछ हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स है एंडोस्कोपी में, ठीक है। क्योंकि हर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होती जा रही है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एक्सरे के इमेजेस पहले कैसे थे, अब हमारे पास किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से एंडोस्कोपी को भी हमने इसमें कुछ और टेक्निक्स इंप्रूव की हैं, ताकि हमें और टाइम की बचत हो सके, ठीक है। सर्जन के लिए भी टाइम कंज्यूम कम हो, पेशेंट के लिए हीलिंग भी अच्छी हो, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वापस आ जाए। कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, दैट इज बेसिकली द कैप्सूल एंडोस्कोपी। A revolutionary procedure known as capsule endoscopy may be used when other tests are not conclusive, ठीक है। अब डिपेंड करता है, इसकी बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, अभी आप उसमें ना जाएं कि वो क्या होती है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है। During a capsule endoscopy, you swallow a small pill with a tiny camera inside. The capsule passes through your digestive tract without any discomfort to you and creates thousands of images of the intestine as it moves through. अच्छा, अब कैप्सूल एंडोस्कोपी बच्चों नाम ही शो कर रहा है कि कैप्सूल के थ्रू हमने एंडोस्कोपी करनी है। अब वो कैप्सूल इटसेल्फ क्या है, वो इसी तरह से छोटा सा हमारे पास एक कैप्सूल होता है, और इस कैप्सूल के अंदर सारा सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड कैप्सूल होता है ये, ठीक है। और पेशेंट इसको स्वॉलो करता है, और वो जाके अंदर प्रॉपर इमेज जो है वो आपको शो कर देता है। मैं आपको इसकी वीडियो जो है वो दिखाती हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कैप्सूल एंडोस्कोपी का। अच्छा जी बच्चों, ये देखिए कि इसमें आप कैप्सूल एंडोस्कोपी में क्या होगा। अच्छा, ये मैं एक सेकंड थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक इसमें ये नॉर्मल एंडोस्कोपी दिखाई हुई है, जहाँ से कैप्सूल एंडोस्कोपी है वहां से हम देखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी बच्चों, ये है आपके पास कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिसमें ये कैप्सूल पूरा एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, और ये आपके अंदर जाएगा, और आपको इसी तरह से हॉलो स्ट्रक्चर का सारा व्यू इस तरह से एक इमेज के ऊपर जो है वो दिखा देगा। ओके, बेसिकली क्या है, इट्स नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर वेयर अ कंप्यूटराइज्ड कैप्सूल। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटराइज्ड है बिकॉज इसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल्ड है, और ये आपको लाइट भी इसी के अंदर से आएगी, सारा आपका लेंस भी इसके अंदर लगा हुआ है, कैमरा भी इसके अंदर ही अटैच है, पूरी चिप वो जो हमने भी पढ़ी है वो सारी इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही जाता जाएगा, या इसको हम बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, ये खुद जाता जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल चैनल कोई नहीं रहा ना। कैप्सूल खा लिया, जैसे आप मेडिसिन का कैप्सूल खाते हो, जी ठीक है, मैम। आपने कैप्सूल खा लिया है, ठीक है ना, तो अब इसमें बाहर एक्सटर्नली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैम ये ऐसे होगा ना कि बाहर ये हमारे पास कनेक्टेड होगा स्क्रीन के साथ? जी जी, वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपको इमेज दिखा रहा है। चिप जी लगी हुई है मैम। ना, ये देखिए आप फॉर एग्जांपल ये अंदर ये देखिए, ये सारा स्टमक के अल्सर बना हुआ है, ये तो ये आपको कितने अच्छे से दिखाएगा कि भाई ये जो आपका बेटा क्वेश्चन है, इस तरह से हमने जैसे कि ईसीजी में हम डिवाइसेस लगा देते हैं, ये केबल्स अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए भी हम लीड्स अटैच कर देते हैं, ठीक है, बॉडी के साथ। डिफरेंट इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो जो चिप लगी हुई है, वो चिप को ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये चिप को डिटेक्ट करेंगे, और फिर हमें जो है वो एक इमेज जो है वो नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह से कैप्सूल एंडोस्कोपी की हेल्प से हम रिसेंट एडवांसेस में डायग्नोस्टिस जो है वो डायग्नोसिस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाती है ERCP, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने ईआरसीपी में डिस्कस नहीं किया था कि ईआरसीपी में कंबाइंस एक्सरेज विद अपर जीआई एंडोस्कोपी टू डायग्नोज और ट्रीट प्रॉब्लम्स विद बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि ईआरसीपी में बेसिकली हम इट इज अ कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, यानी कि आप जो है वो गॉल ब्लैडर को भी देखोगे और पेंक्रियास को भी इसके अंदर देखोगे। अब इसमें होता क्या है कि बच्चों इसमें हम एक्सरे से भी हेल्प ले लेते हैं, यानी कि पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर हम लिटाते हैं, ठीक है, और एक्सरे टेबल के नीचे क्या होता है, एक्सरे डिटेक्टर लगा हुआ होता है। तो पेशेंट जो है वो उसका एक्सरे भी बन रहा होता है और साथ साथ हम एंडोस्कोपी ट्यूब जो है वो उसके अंदर डाल रही होती है, ठीक है। तो जब एंडोस्कोपी ट्यूब जो है वो पेशेंट के अंदर डली हुई होगी और साथ साथ एक्सरे हो रहा होगा, तो एक्सरे एक्सरे इमेजेस भी शो करते जाएंगे और आपको जो है वो लाइव एक इमेजिंग भी जो है वो नजर आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह से भी हमने अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी पढ़ी थी, इसी तरह से एंडोस्कोपी में हम एक्सरे को अगर डालना चाहें तो हम एक्सरे का एक इमेज भी जो है वो लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो कि मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, यूजेस अल्ट्रासाउंड इन कंजंक्शन विद एंडोस्कोप। This allows doctor to see organs and other structures that are not usually visible during a regular endoscopy, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें एक एंडोस्कोपी हमने किया, हमें उसमें नहीं स्ट्रक्चर समझ में आया, तो हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने नॉर्मल ईआरसीपी किया है तो उसमें हमें समझ नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है ये हाइब्रिड इमेजिंग टेक्निक हम लोगों ने एक पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, ठीक है। उससे भी मैंने आपको बताया था कि हम यूजली मोडालिटीज को कंबाइन कर सकते हैं मजीद डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए। A thin needle can then be inserted into the organ or structure to retrieve some tissue organ under a microscope, and this procedure is called fine needle aspiration, ठीक है। तो आप जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, अभी हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने थिन निडल एक डाली थी और उस थिन निडल ने हमें वहां से एक टिश्यू जो था उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया था फॉर द बायोप्सी पर्पसेस, जिसको हम नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। तो ये बच्चों आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूजली एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को जो है वो यूज कर रहे हैं। ओके, देन हमारे पास आ जाता है EMR, दैट इज एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। EMR इज अ टेक्निक यूज्ड टू हेल्प डॉक्टर्स रिमूव कैंसरस टिश्यूज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों, नाम ही उसका शो कर रहा है, दैट इज म्यूकोजल रिसेक्शन, यानी कि म्यूकोजा को आपने रिसेक्शन करनी है, म्यूकोजा को आपने वहां से कट करना है, म्यूकोजा को वहां से हमने निकालना है, ठीक है। तो अब म्यूकोजा को क्यों जरूरत पड़ जाएगी रिसेक्शन की, अगर वहां पे कोई हमारे पास बहुत ज्यादा मेलिग्नेंट या कोई कैंसरस टिश्यू होगा, ठीक है। तो EMR हमें हेल्प करता है कि म्यूकोजा की अगर हमें रिसेक्शन करनी है तो एंडोस्कोपी ट्यूब हम अंदर डालेंगे और वहां से म्यूकोजा की रिसेक्शन कर देंगे, ठीक है, रादर देन कि आप पेशेंट की जो है वो एक लार्ज इंसीजन लगाए और म्यूकोजा को वहां से रिमूव करें। उसके बाद रहता है नैरो बैंड इमेजिंग, uses a special filter to help create more contrast between vessels and the mucosa. The mucosa is the inner lining of the digestive tract. अच्छा बच्चों, अब ये भी एक जो है वो NBI भी बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरेस्टिंग है। NBI इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप देखें अभी हमने जो है वो पढ़ा है, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम जो है वो म्यूकोजा को जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब म्यूकोजा को जब आप देख रहे हैं तो देखिए वहां पे हमारे पास क्या है, वेसल्स भी पड़ी हुई है, ठीक है। जब आपके पास वेसल्स भी पड़ी हुई है तो हमें ये अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि जो डैमेज है वो म्यूकोजा के अंदर डैमेज है या वो डैमेज जो है वो किसके अंदर है, वेसल्स के अंदर है, ठीक है। अभी हमने वीडियो देखी और उस वीडियो के अंदर हमें नजर आ रहा था म्यूकोजा नजर आया है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो डैमेज हो रहा है वो कहीं वेसल्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने वेसल्स देखनी है तो उसके लिए फिर आप जो है वो NBI जो है वो बेसिकली हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमें म्यूकोजा और वेसल्स इतनी ज्यादा डिफरेंशिएट नॉर्मल एंडोस्कोपी के ऊपर नहीं हो रही होती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्रोमो एंडोस्कोपी। क्रोमो एंडोस्कोपी बच्चों, डाइज आर इंस्टॉल्ड बिफोर एंडोस्कोपी टू आइडेंटिफाई एनी लीजन, ठीक है। अब आपको पता है क्रोमो का मतलब हमारे पास होता ही ये है कि कोई डाई, कोई कलर या कोई कंट्रास्ट, ठीक है। हमने हर रेडियोलॉजी जितनी भी अभी मोडालिटीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उसमें हम लोग जहां हमें नहीं समझ आ रहा होता था हम क्या करते थे, कंट्रास्ट डाल देते थे या डाई डाल देते थे और वो इमेज हमें मजीद ब्राइट नजर आ जाता था, ठीक है। इसी तरह से एंडोस्कोपी में भी बच्चों अगर हमें जरूरत पड़े तो हम डाई या कोई कलर जो है वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर देते हैं और वो हमें एंडोस्कोपी फिर एक डाई इमेज, एक ब्राइट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ हमारे पास कॉमन या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली लेटेस्ट एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें ये सब आ जाती है, NBI आ जाता है, EMR आ जाती है, ERCP आ जाता है, कैप्सूल एंडोस्कोपी आ जाती है, क्रोमो एंडोस्कोपी आ जाती है, ठीक है।
और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अब बच्चों ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं, बट जितनी मैंने आपको डिटेल बताई है ये आपको जो है वो जरूर पता होनी चाहिए। मैंने सारे वीडियो लिंक्स जो है वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं ताकि आप लोग इसको एक दफा देख लें। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है जी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं अगर आपने ईजीडी की भी और वैसे भी सिंपल ईजीडी की मैंने आपको बताया कि जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंडोस्कोपी के लिए भी ऑलमोस्ट यही हो सकती है। नंबर 1 पॉसिबल परफोरेशन, ठीक है, अगर हमें लगता है कि वहाँ पे जो गट एरिया है वहाँ पे कोई आप डैमेज कर सकते हैं किसी एरिया को, तो ये इसकी एक बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा टिश्यू वहाँ पे मिलिग्नेंट है और अगर हम उसकी बायोप्सी करेंगे या उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोप, ठीक है, तो वहां पे टिश्यू को कोई डैमेज हो सकता है, ऐसा डैमेज जो कि हम ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप एंडोस्कोपी फिर नहीं करते, उसमें फिर हम मेजर सर्जरी की तरफ जाते हैं। देन मेडिकली अनस्टेबल पेशेंट, हमें लगता है कि पेशेंट मेडिकली अनस्टेबल है, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखें आजकल कोई भी सर्जरी से पहले डॉक्टर पूछते हैं कि जी आपको कोविड है या नहीं है, ठीक है ना, कोविड का टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी होता है। इसी तरह से अगर हमें लगता है कि पेशेंट मेडिकली इल है तो फिर हम उसकी ये नहीं करते, बिकॉज जो पेशेंट ऑलरेडी मेडिकली इल है डेफिनेटली चांसेस हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो वो आप फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। देन अनविलिंग पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स विलिंग नहीं होते, जैसे हमने पढ़ा था एमआरआई के लिए कि पेशेंट जो है वो फोबिक हो जाते हैं, नहीं विलिंग होते, तो इस तरह से एंडोस्कोपी में पेशेंट को एक फोबिया सा होता है कि जब मेरे अंदर ट्यूब जाएगी और वो किस तरह से वो सारा प्रोसीजर होगा, तो वो अनविलिंग भी हो सकता है, तो फिर भी हम इसको नहीं करेंगे, फिर हम कोई और जो है वो रेडियोलॉजी टेक्निक यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। एंटीकोगुलेशन, अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोई क्लॉटिंग इशू है, ठीक है, क्योंकि क्लॉट अगर बन गया है या अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लीडिंग शुरू हो गई है और आप उसको एंटीकोगुलेशन नहीं दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि ब्लीडिंग कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देन हेड नेक सर्जरी, अगर पेशेंट की हेड या नेक की सर्जरी हुई है तब भी हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड समझ जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपने देखा है बच्चों ईजीटी को स्पेशली अगर हम बात करें, ईजीटी आपके अपर जीआईटी ट्रैक को जो है वो स्टडी कर रही है, ठीक है, और अपर जीआईटी ट्रैक को स्टडी कर रही है और इसमें हम जो आपका एंडोस्कोपी ट्यूब है उसको हम माउथ से डाल रहे हैं, ठीक है ना, और नेचुरल ओपनिंग जो हमारी है या नोज से हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो अगर इसके लिए हमें पेशेंट की पोजीशनिंग करेगी, हेड और नेक की पोजीशन बनानी पड़ेगी, तो अगर उसकी हेड या नेक की कोई सर्जरी हुई है, तो अगर आप कोई ऐसी पोजीशन बना दें जिससे उनकी सर्जरी की कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए हेड या नेक की, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, तो ये कुछ बच्चों हमारे पास कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, देयर आर अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज वेल, बट आप जो है वो इन्हीं को फोकस कर सकते हैं। ओके, देन कॉम्प्लिकेशंस, अब कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं, वैसे तो जितना भी अगर आप लोगों ने देखा हो, जितने भी हमारे पास स्पेसिफिकली इवन जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो हैं वो अब हो रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं इसको। सो इसकी जो हमारे पास ओवरऑल ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, और इसका हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा आ रहा है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा आ रहा है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकती हैं। नंबर 1 इज परफोरेशन, गट वॉल में टीयर हो सकता है, ठीक है, कोई जो है वो अनट्रेन्ड अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो एंडोस्कोपी कर रहा है तो वो गट वॉल में टीयर कर सकता है, ठीक है। सीडेशन, जैसे हम लास्ट में पढ़ा था कि सीडेशन हम पेशेंट को देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसमें पेशेंट को कोई जाके रिएक्शन हो गया है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली एंडोस्कोपी की एक कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है कि पेशेंट को अब हमने उसको किस तरह से रिवर्ट करना है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को एज रिजल्ट ऑफ द एंडोस्कोपी, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है वहाँ पे इक्विपमेंट मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था एंडोस्कोपी की इक्विपमेंट मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हो, ठीक है, और साथ साथ क्या हो रहा हो कि वो स्टेरिलाइज्ड हो और इन्फेक्शियस ना हो, इन्फेक्शन फ्री हो, ठीक है, तो अगर वो इन्फेक्शन फ्री नहीं है, प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं है, तो डेफिनेटली पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस है। ब्लीडिंग, ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अनट्रेन कर रहा है और अगर ड्यूरिंग एंडोस्कोपी कोई हमसे वेसल रप्चर हो गई है तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। पेंक्रियाटाइटिस, पॉसिबिलिटी ऑफ पेंक्रियाटिक डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ द ईआरसीपी, ईआरसीपी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी थी और आप उसमें गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज को स्टडी कर रहे थे, ठीक है बच्चों, तो पेंक्रियाज आप स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह का, एक बिल्कुल हमारे पास क्लस्टर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, तो बड़ा एक डेलीगेट सा स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर आपने ड्यूरिंग ईआरसीपी पेंक्रियास के किसी जो है वो टिश्यू को डैमेज कर दिया है या कोई वेसल को डैमेज कर दिया तो पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस या पेंक्रियास का कोई जो है वो सिम्टम अपीयर हो सकता है। डैमेज टू डेंटिशन, ठीक है, जिस एरिया में आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप
पेशेंट का जो डेंटल एरिया है उसको भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, माउथ में को डैमेज कर सकते हैं, या जहाँ पे आपने इंसिजन अगर कट लगाया और आप एंडोस्कोपी को जो है वो इंसिजन के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो फिर आप उस इंसिजन साइड के ऊपर भी जो है वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ओके, देन जो है वो ठीक है, ये हो गया पेशेंट की, हम माउथ में डैमेज कर सकते हैं, डेंटल एरिया को डैमेज कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर हो गया एस्पायरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे परफोरेशन, हेमरेज आफ्टर एंडोस्कोपिक डायलिटेशन, अभी हमने देखा था किस तरह से हम ट्यूब डाल के डायलेट कर रहे थे उस एरिया को, ठीक है ना, अगर वहाँ पे कोई स्टोन था या कुछ भी था, तो वहाँ पे आप डायलिटेशन करते करते वहाँ पे हेमरेज या परफोरेशन क्रिएट कर सकते हैं। Infection, aspiration after percutaneous endoscopy, gastroscopy, gastrotomy, insertion, ठीक है, अगेन सारे वो पॉइंट्स हैं। हेमरेज आफ्टर फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी विद पॉलीपेक्टमी, ठीक है, और हेमरेज भी आप वहाँ पे कर सकते हैं अगर आप एक ट्रेन्ड जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये बच्चों कुछ इसकी हमारे पास कॉमन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप इसको ईजीडी की भी कॉम्प्लिकेशन कंसीडर कर सकते हैं और इसको आप एंडोस्कोपी की भी कॉम्प्लिकेशन कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्क ऑफ एंडोस्कोपी, ठीक है, बिकॉज आपको पता है हर प्रोसीजर, कोई सर्जरी है चाहे वो मिनिमली इन्वेसिव है, उसके कोई ना कोई रिस्क फैक्टर जरूर होते हैं। इसी तरह से एंडोस्कोपी का अगर हम देखें, चेस्ट पेन पेशेंट को आ सकती है, ठीक है, आपने पेशेंट की पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं करवाई हुई थी जब आप एंडोस्कोपी को इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, या आपको नहीं आइडिया, आपने फ्लेक्सिबल आपकी जो है एंडोस्कोपी नहीं है, आपने रिजिड एंडोस्कोपी यूज कर ली है, नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को चेस्ट पेन आ सकती है, पेशेंट को किसी भी जो अगर आपने कोई मेडिकेशन दी हुई है या कोई डाई है जिसका आपने पेशेंट की पहले प्रॉपर हिस्ट्री एवेलुएट नहीं की हुई, तो पेशेंट को फीवर या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पेशेंट का जो ऑर्गन है उसको डैमेज हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया है, जैसे पेंक्रियास को हम डैमेज कर सकते हैं या किसी जिस भी एरिया को आप देख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट प्रोसीजर, ठीक है। और इसमें हमारे पास हमने अगर फॉर एग्जाम्पल ईजीडी कर रहे हैं जिसमें आपने माउथ से इंसर्ट की है, तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट को कोई भी इंसिजन नहीं लगाया हुआ वहां पे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आप ऑर्गन डैमेज कर देते हैं तो क्या होगा, वहां पे फिर आपको मेजर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा एकदम से, ठीक है। इसलिए आप जो है वो ये रिस्क है इसका कि आप एंडोस्कोपी के दौरान पेशेंट के ऑर्गन भी डैमेज कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गन। परसिस्टेंट पेन एट द एरिया ऑफ द एंडोस्कोपी, ठीक है, डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपरली, आपको नहीं आइडिया कि किस तरह से आपने बॉडी में एंडोस्कोपी ट्यूब जो था उसको इंसर्ट करना था, तो आप उसके जहाँ जो भी एंडोस्कोपी का एरिया है जो जिसको आपने यूज किया है बॉडी में एंडोस्कोप को इंसर्ट करने के लिए, वहां पे डैमेज कर सकते हैं उसको, म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं, और क्या होगा, पेशेंट को फिर वहां पे परसिस्टेंट पेन जो है वो आती है। रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द इंसिजन साइट, ठीक है, जो भी पेशेंट की इंसिजन साइट है अगर आपने उसको भी प्रॉपरली नहीं जो है वो वहां पे स्टिचर लगाया, ठीक है, स्टिच लगाया, तो क्या हो सकता है कि पेशेंट को वहां पे भी पस पड़ सकती है, रेडनेस हो सकती है या स्वेलिंग हो सकती है। ओके बच्चों, से ये कुछ कॉमन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स थे और उसके कुछ कॉमन इंडिकेशंस, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस और कुछ कॉमन रिस्क थे। अब हम थोड़ा सा जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का डिस्कस कर लेते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली क्या होती है। मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अब हम हर जो है वो एरिया को ट्रीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लेप्रोस्कोपी करें, ठीक है, जिसको हम वीडियो असिस्टेड सर्जरी कहते हैं, वो करें ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। लेप्रोस्कोपी इज अ मिनिमल असेस सर्जरी accompanies surgical therapeutic goals with minimal somatic or physiological trauma, ठीक है, पेशेंट को ओवरऑल बॉडी भी उसकी कम डैमेज होती है, ठीक है, और पेशेंट को जो है वो कोई मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होता कि मेरे कोई मेजर सर्जरी हुई है, ठीक है, यानी कि आप उसकी मेजर सर्जरी भी कर देते हैं और पेशेंट को जो है वो एक पोस्ट जो ट्रॉमा होता है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद का, या एक उसको डिप्रेशन वाला इलनेस होता है, वो भी इसमें नहीं होता। A rigid endoscope is introduced through a sleeve into the peritoneal cavity, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम करते हैं, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आप पेरिटोनियल एरिया की कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम रिजिड एंडोस्कोपी जो है वो यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचुरल ओपनिंग से अगर हम एंडोस्कोपी ट्यूब को डाल रहे हैं तो फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, और अगर आप इंसिजन कट लगा के बॉडी में एंडोस्कोप को जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर आप रिजिड एंडोस्कोप यूज करते हैं। एब्डोमेन विद कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एब्डोमिनल ऑर्गन की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो आप पेरिटोनियल कैविटी से इंसर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो डाल देते हैं ताकि एब्डोमेन जो एरिया है वो जरा इन्फ्लेट हो जाए और प्रॉपरली आप स्ट्रक्चर्स को जो है वो देख सकें।
Further sleeves or ports are inserted to enable instrument access and their use of for dissection. और उसके अलावा जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं फिर हम जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने बच्चों को भी लाइपोसक्शन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, अब वो जो लाइपोसक्शन हम कर रहे हैं बेसिकली वो भी एक मिनिमली इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, कि आप जो है वो सारी बॉडी का फैट जो है वो उसको इजीली एक सक्शन पंप के अंदर क्या करते हैं वहां पे सारा आप उसको सक कर लेते हैं, रादर देन द प्रीवियस बेस जिसमें हम जो है वो क्या कर रहे थे, एक मेजर सर्जरी होती थी अगर पेशेंट को जो है वो अपना एब्डोमिनल फैट या बॉडी का फैट जो है वो रिमूव करवाना होता था। बट अब क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1 या 2 आवर्स के अंदर पेशेंट का जो है वो प्रॉपर एक लिपोसक्शन हो जाती है और वो जो है वो फ्री हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। ओके, एग्जांपल्स बच्चों, वैसे तो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी दिखाई थी, ठीक है, जिसमें कितने आसानी से हमने अपेंडिक्स रिमूव कर दी थी। इसी तरह से किसी भी आप स्ट्रक्चर को जो है वो उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी हैज बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड गॉल स्टोन्स। ठीक है जी, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन जाते हैं उसके लिए हम मोस्ट प्रेफरेबली आप लोगों को हॉस्पिटल में पेशेंट भी मिलेंगे लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, या इसको हम शॉर्ट टर्म में लेप्रो लैप कोली भी कहते हैं। ठीक है, okay, with improved instruments and more experience, it is likely that other advanced procedures previously regarded as controversial will also become fully accepted. Laparoscopic colectomies for malignancies. ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। पेशेंट हमारे पास जो इवन सर्जन हैं वो भी बहुत ज्यादा इसमें एडवांस हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक किसी भी जो है वो मेजर सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप किसी भी इवन मेजर जो कि हमारी मेलिग्नेंसीज हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और इवन अगर आपने उस पूरे ही पार्ट को या पूरे ही ऑर्गन को रिमूव करना है तो भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि कितने आसानी से हमने अपेंडिक्स को वहां से जो है वो कट किया था और अपेंडिक्स को हमने लेप्रोस्कोपिक से ही लेप्रोस्कोपिक ट्यूब के ही जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से कॉलिसिस्टेक्टमी में भी हम पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकाल सकते हैं लेप्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमें एक स्पेसिफिक सर्जरी जो है वो नहीं करनी पड़ती, हमें एंडोस्कोपी हेल्प कर देती है। ओके, अब आप ये देखिए, ये लेप्रोस्कोपी कॉलिसिस्टेक्टमी हो रही है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या हो रही है, ये ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी हो रही है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा इंसिजन साइज कट हमने लगाया। ठीक है, कहाँ कहाँ से बॉडी के सारे जो है वो हमने लेयर्स जो है वो ओपन की और फिर जाके हमें गॉल ब्लैडर नजर आया और हमें सर्जरी की। और इसमें छोटे छोटे से इंसिजन लगे थे और थोड़ी देर बाद इसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट हील अप कर जाता है और रिकवर कर जाता है। तो ये बेसिकली आपको जो है वो बेनिफिट मिल गया है एंडोस्कोपिक सर्जरीज का। ठीक है बच्चों, ये भी लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि इंसिजन साइज हमें नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितना छोटा सा होता है और इसमें कितना बड़ा होता है। अब आप पेशेंट्स जब देखेंगे, ठीक है, तो आप उनके पास जाएंगे तो हम पेशेंट का इंसिजन देख रहे होते हैं सबसे पहले, पेशेंट का जो है वो गाउन रिमूव करके। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस तरह के इंसिजन छोटे छोटे लगे हैं तो दैट इज कि इसकी कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। ठीक है ना, और अगर आपको इंसिजन साइज बड़ा नजर आ रहा है तो कोई उसकी मेजर सर्जरी हुई है। ओके, बेनिफिट्स क्या है बच्चों, ये तो वैसे हमने लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था। स्मॉल इंसिजन साइज है, ठीक है जी। इम्प्रूव कॉस्मेटिक्स, पेशेंट्स को जो है वो कॉस्मेटिकली भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज बहुत जो है वो बेनिफिट देती है उनको। डेफिनेटली पेशेंट्स इसलिए भी कंसर्न होते हैं कि उनका जो है वो इतना बड़ा इंसिजन जो है वो लग गया, तो अब वो हील होने के बाद जो है वो उनकी बॉडी के ऊपर किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो चूंकि हम छोटा इंसिजन ले रहे हैं तो वो कॉस्मेटिकली हील हो जाता है और वो आपको फिर वहां पे इंसिजन का जो है वो साइट है या इंसिजन का जो मार्क था वो नजर नहीं आता। रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है जी, इसमें हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू द ओपन सर्जरी। ठीक है जी, ओपन सर्जरी में हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है जी, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन उसको कम होगा। डेफिनेटली इंसिजन साइज उसका छोटा है तो पेन भी उसको कम होगी, इंसिजन साइज बड़ा होता तो उसको पेन भी ज्यादा होती। रिड्यूस ब्लड लॉस, ठीक है जी, नॉर्मल सर्जरी में हमारा ब्लड लॉस ज्यादा होता है क्योंकि कट जो है वो बड़ा है, इसमें कट जो है वो इतना छोटा सा हमने लगाया तो इसमें ब्लड लॉस जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। रिटर्न होम क्विकर, रिटर्न टू वर्क क्विकर, ठीक है जी। पेशेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है वो इसको यूजली हम सेकेंड डे या थर्ड डे जो है वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और इजीली पेशेंट घर जाके विद इन जो है वो 3 वीक्स हीलिंग पीरियड के बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके बच्चों बेनिफिट्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है जी, ईजीडी क्या होती है, क्या इसकी इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, आप इन सबको जो है वो कॉमन
एंडोस्कोपी की भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हमारे पास एंडोस्कोपी की, एंड देन वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एंडोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। और बच्चों आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। दो मैंने आपको बताई है, एक है हमारे पास कॉलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, और एक थी हमारे पास लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। ओके जी, आप में से किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। स्टूडेंट स्ट्रेंथ एज ऑलवेज इस क्लास की बहुत कम है। जी बच्चों, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। वॉइस नो मैम। मेरा सवाल है मैम। जी जी। मैम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें ऐसे होगी कि हम ये जो एंडोस्कोपी है या फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हमने पढ़े हैं ये हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं नहीं बच्चा, एक्चुअली चले आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे तो बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है। बट अगर आप अब्रॉड में जाएं तो कुछ इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पे आप अगर लाइसेंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको वो जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज हैं जैसे कि लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको उनका जो लाइसेंस टेस्ट है उसको क्लियर करना पड़ता है, और आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं फिलहाल प्रैक्टिस ऐसी हो रही फिजियोथेरेपिस्ट की, लेकिन हाँ जी अब्रॉड में ऐसा जरूर हो रहा है। तो ये सिर्फ जस्ट हम इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको ये चीज हो चुकी है लाइक दिस। जी बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि आप वैसे तो आप जब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है तो उसका मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। बट अगर आप जो है कहेंगे हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं। देखिए कैबिज आप पढ़ते हो, कैबिज आप पढ़ते हैं ना, कैबिज का आपका साथ क्या लेंगे, कैबिज आपने ना कभी किया ना ही आपने कभी करना है, ठीक है। बट कैबिज के बाद कोई पोस्ट ऑपरेटिव इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, दैट इज हैज टू बी ट्रीटेड बाय द फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि पेशेंट का क्या प्रोसीजर हुआ था, ठीक है। इसी तरह से और भी आप बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़ते हैं जिसका आपने जो कि फ्यूचर में आपने परफॉर्म नहीं करने होते हैं, लेकिन आपको लिंक होना चाहिए उसका, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चों इस ये सारे प्रोसीजर्स जितने भी हैं इसके बाद पेशेंट को ऑलमोस्ट हम 24 आवर्स के लिए आईसीयू में रखते हैं। आईसीयू में अगर पेशेंट को कोई भी चेस्ट की कॉम्प्लिकेशन हो गई है या कोई भी और मसल स्पैज्म हो गया या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसका फिजियोथेरेपिस्ट ने ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। आप पेशेंट के पास जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, ठीक है ना। या अगर उसकी स्पाइन पे लिखा होगा कि इसकी एंडोस्कोपी हुई है तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि एंडोस्कोपी क्या होती है, किस तरह परफॉर्म होगा। अब आपने सारी वीडियोस देख ली है, अब किसी भी कोई भी एंडोस्कोपी प्रोसीजर होगा एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होगा कि पेशेंट इस प्रोसीजर से गुजरा हुआ है, ठीक है। इसका इस तरह इंसीजन लगा हुआ होगा तो हमने इसकी पोजीशनिंग इस तरह करवानी, ठीक है। ये बेसिक पर्पस है अभी के लिए आपको पढ़ने के लिए। ओके मिस, थैंक यू। जी एनीवन एल्स? जी हसन अब्दुल्ला ने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम अभी आपके ऑफिस में भी आया था थोड़ी देर पहले, वो मेल ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा मुझे काइंडली। अच्छा जी, मैं आपको अभी करती हूँ, ठहरे एक सेकेंड। आप हैं हसन अब्दुल्ला। बच्चों आप लोग जी प्लीज मुझे जरा थोड़ा अर्ली बता दिया करें कि आप लोगों के इस तरह के जो इश्यूज हैं, बिकॉज ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं ना, इस तरह का कोई इशू तो मैं तो नहीं रिजॉल्व उसको खुद से डिटेक्ट कर सकती। अच्छा ई सेक्शन नहीं है आपका, डी सेक्शन है। एलएमएस पे एनरोल्ड है बच्चे आप? जी मैम एनरोल्ड हूँ। बेटा अपना आईडी बताएं मुझे। बच्चे आईडी बताएं अपना। हसन F 2018 एक सेकेंड। F एफ 2018 2018 जी 018 241126। जस्ट बेटा आप 2018 के बाद बताएं क्या है। 2411 2411
26। चलिए मैंने आपको ऐड कर दिया। थैंक यू। हाँ जी, और कोई बच्चा, कोई मसला मसाइल? मैम जी जी। मैम मेरा भी यही इशू था, लेकिन आपने पहले ठीक किया था, उसके बाद भी मुझे मेल नहीं आती। अब मैं ग्रुप से आपका लिंक लेती हूँ। आपका क्या नाम है बच्चे? ईशा मंजूर। आपको क्यों नहीं आती? आपको तो शायद मैंने ऐड किया हुआ है। मैम आपने किया था, लेकिन शायद सिस्टम में कोई एरर है, पता नहीं, आती नहीं है मेल। बेटा मेरी साइड से तो आप ऐड हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जी मैम, आपने पहले भी बताया था, लेकिन मुझे मेल नहीं आती मैम। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। टू 2059 यही आपका आईडी है? नो मैम, 201548। 1548। फिर मैं ना आपको दोबारा से मैंने आपको डिलीट करके ऐड किया है, आप देखिए, आई होप कि शायद अब आपको आ जाए। जी मैम, थैंक यू। जी बच्चों, एनीवन एल्स? अच्छा जी बच्चों, एक अनाउंसमेंट मैंने आपको करनी थी कि आपका क्विज, ठीक है, पेंडिंग है हमारा। मैंने आपको कहा था कि क्लास पार्टिसिपेशन के 5% होगा, लेकिन आप लोग उसमें जो है वो इतना आप लोगों ने बॉदर नहीं किया, स्पेशली आप लोगों के सेक्शन ने, तो इसलिए मैं आपका मैम 5% क्विज लूंगी, ठीक है? मैम आफ्टर। हम पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा आप लोग करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने तो नहीं किया ना, तो फिर सबका जीरो लग जाएगा, बताएं आप मुझे। हम करते हैं। इसलिए आपके लिए बेनिफिट के लिए, मुझे तो इसमें कोई वो नहीं है कि एक क्विज मैं आप पर जो है वो लूंगी, ठीक है? अभी तो आपके मिड टर्म्स हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद वाला जो हमारा होगी क्लास, आई थिंक हमारा सैटरडे वाली क्लास होगी, जो कि 24 जुलाई वाली क्लास है, ठीक है? तो ये मैं आपको इसकी डिटेल सेंड कर दूंगी क्या क्विज का सिलेबस होगा, तो ये आप फिर जो आपकी ईद वाली हॉलीडेज होंगी उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? और एक और हमारा असेसमेंट रहती है, दैट इज बेसिकली द स्पॉटिंग। अब हम देख लेते हैं कि स्पॉटिंग जो है वो, अगर आप ऑन कैंपस की क्लासेस हो रही होंगी तो फिर मैं ऑन कैंपस स्पॉटिंग ले लूंगी, ठीक है? उसके, या फिर उसके जो भी ग्रुप्स वगैरह बनाने होंगे वो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? लेकिन स्पॉटिंग और ये क्विज, अब ये दो हमारे जो है वो सेशनल्स रहते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इनकी डिटेल सेंड कर दूंगी। फिलहाल के लिए तो आप लोग जो आपका मिड टर्म है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है? और मैंने आपको बताया है कि उसमें भी आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? एमसीक्यू भी आ सकते हैं, कोई इमेज शो करके मैं आपको ये स्पॉटिंग के लिए भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो आपका होगा ही होगा। ये बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला? मैम हाँ जी। मैम ईद के फौरन बाद फार्मा की प्रेजेंटेशन भी है, वो भी 24 को ही है, तो आप उससे नेक्स्ट वाली क्लास में रख लें प्लीज। बच्चों आपका सेमेस्टर कब कंप्लीट हो रहा है ये भी देख लेना। मैम वो तो अगस्त तक जा रहा है। चले देखेंगे इसमें तो कर लेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि वो आपका मेरे वाले स्लॉट में तो नहीं होगा ना, किसी और स्लॉट में लेकिन होगा उसकी उसका। प्रिपरेशन है, वो पूरी प्रिपरेशन करके प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट एक साथ है। चले देखते हैं इसको भी। ओके मैम, थैंक यू। जी कोई और बच्चा, मिड टर्म से रिलेटेड आप लोगों को कोई मसला आ रहा हो? स्टूडेंट्स क्लासेस को लेके बहुत ज्यादा पैनिक थे, तो बच्चों मैंने आपको बताया है, बार बार बता रही हूँ कि जो आप लेक्चर्स एक दफा प्लीज मेरे पढ़ें, ठीक है? उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना? इस पॉइंट पे फोकस करें, इस पॉइंट पे फोकस करें, तो उन्हीं पॉइंट्स को आपने स्लाइसेस में फोकस करना है, ठीक है ना? जिनको मैंने आपको कहा हुआ, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन है, ये मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताए थे, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा है वो आप उसको बेशक ना पढ़ें, ठीक है?
बट जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं उसको आप फोकस करें, ठीक है। इसी तरह से पैथोलॉजीज वाला एक हमारा लेक्चर था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए, ठीक है। और हर लेक्चर में बच्चों मैंने इवन आपको साथ साथ बताया हुआ है कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिनेरियो बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ मैंने आपको सिनेरियोज बना के भी बताए हुए हैं। अब आई थिंक आपको इसमें फिर इतनी जो है वो तो आपके लिए आसान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वेंसडे को, ठीक है, वेंसडे को भी 6 स्लॉट में काउंसलिंग आवर्स होंगे। आप लोगों ने किसी ने भी इसमें ज्वाइन नहीं किया हुआ था जब मैंने लास्ट रोज भी तो 2 रखे हुए थे, तो इसलिए बच्चों उसमें आप लोग किसी भी बच्चे को कोई मसला आ रहा होगा, स्पेशली स्लाइस से रिलेटेड क्योंकि स्टूडेंट्स को मसले आ रहे थे, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसको नोट कर लिया करें पॉइंट को, और काउंसलिंग आवर्स में फिर आप मुझसे उससे जो है वो डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या कोई स्लाइस नहीं समझ आ रहा है या जो भी आपको मसला आ रहा है, क्योंकि अब आपके साथ डेट शीट शेयर हो चुकी है बच्चों, और आप देख लें कि एग्जाम आपका ऑन कैंपस भी है, ठीक है, और आपका फर्स्ट एग्जाम भी है, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी करें और अच्छा आउटपुट दें अपने एग्जाम। यस मैम। जी बॉयज, क्लियर है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको क्विज और जो स्पॉटिंग वाली डिटेल है वो फिर मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी आप लोग उसको लेके पैनिक ना हो जाइएगा कि वो बाद में क्या होगा। फिलहाल आप जो मिड टर्म है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। और कोई मसला होता है तो आप लोग मुझसे मेल पे भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।